वर्क अपना क्या है आज का लेक्चर, वर्क पावर एनर्जी। ठीक है बेटा, तो वर्क पावर एनर्जी के अंदर सबसे पहले मैं यूं देखता हूं कि वर्क पहले स्टडी करेंगे वर्क को, कि वर्क होता क्या है, वर्क होता क्या है। ठीक है, चलो देखते हैं जरा इस चीज को, समझते हैं वर्क क्या होता है। मैं एक छोटा सा ब्लॉक लेता हूं बेटा, समझना इस चीज को, समझना। एक कांस्टेंट फोर्स, सुनना मेरी बात को, ये m मास है, इसके ऊपर मैं बोलूं कि ये ब्लॉक है, ये F फोर्स इसके ऊपर कंटिन्यूस लग रहा है किसी एंगल थीटा के ऊपर। ठीक है, F फोर्स कंटिन्यू लग रहा है किसी एंगल थीटा के ऊपर, और ये पोजीशन A से जब ये फोर्स लग रहा है तो ये पोजीशन B तक आ गया। कहां तक आया ये ब्लॉक? पोजीशन B तक आ गया, यानी इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, मतलब कितने, इसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो कितना हुआ, विस्थापन s हुआ। ठीक, सुनना मेरी बात को। तो वर्क क्या होगा, वर्क क्या है कि एक कांस्टेंट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा हो और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, बॉडी की पोजीशन मूव करे अंडर द इफेक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स। तो हम इसको क्या बोलेंगे, जैसे इसको मैं बोलूंगा F cos थीटा, और इधर क्या आएगा F sin थीटा। मैं इसी चीज को दोबारा से कह रहा हूं कि मैंने फोर्स लगाया, वर्क क्या होगा, फोर्स किस डायरेक्शन में विस्थापन हो रहा है, किस डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, इस डायरेक्शन में, है ना। तो जिस डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हो रही है उस डायरेक्शन में F cos थीटा इनटू S, इसका जो प्रोडक्ट होता है इसको बोला जाता है वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स ऑन अ बॉडी। ठीक, ये कांस्टेंट फोर्स किस काम में आती है, ए पोजीशन से बी पोजीशन तक इसको डिस्प्लेस कराने के काम में आ रही है। अब देखो जरा यहाँ पे हम बेटा डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ऐसा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? ऐसे ही देखो, क्या आपको ये क्वांटिटी कॉस थीटा, क्या कहीं पर भी कोई डायरेक्शन मेंशन हो रही है क्या? कुछ ऐसा नहीं दिख रही है। तो जब ऐसा होगा तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से। देखो मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देता हूं, एफ एस कॉस थीटा। अब आपको मेरे ख्याल से क्लियर दिख रहा होगा ये चीज और ये चीज, है ना। तो यहां से मैं क्या बोलूंगा, W इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स भी मेरी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो किसके इक्विवेलेंट आएगा बेटा, वर्क के इक्विवेलेंट आता है। तो मुझे यहां से क्या पता चला कि जो मेरा वर्क है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, अब बात आती है देखो, मैं मिटा देता हूं पूरे को, देखो जरा यहां पे, ये तो आप लोगों ने लिख ही लिया कि जो वर्क है इस वर्क की यूनिट्स क्या होंगी, तो बेटा अगर मैं यूनिट्स की बात करूंगा तो देखो जरा यूनिट्स क्या होंगी, वर्क की यूनिट होंगी, फोर्स की कितनी होती है बेटा, न्यूटन, इनटू डिस्प्लेसमेंट किसमें होता है, मीटर। तो वर्क की यूनिट क्या हुई, पहले तो ये पता चल गया स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूंगा तो यूनिट क्या होंगी, न्यूटन इनटू मीटर। बड़ी अच्छी बात, ठीक है। और इसको बोला जाता है जूल भी बोला जाता है, ठीक है। और एक और रिलेशन होता है, ये तो क्या है, एसआई यूनिट है, एक होती है सीजीएस यूनिट होती है जिसको बोला जाता है अर्ग, ERG, ठीक है। 1 अर्ग या 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग के इक्विवेलेंट होता है बेटा, ठीक है। ये रिलेशन होता है सीजीएस और एसआई के अंदर। जैसे 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन होता है, ऐसे ही 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग। तो ये यूनिट हुई, ये वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो अब एक और छोटी सी बात देखो, यूं पूछा जाता है कि वर्क कितने टाइप का है, तो अब नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो आएगा टाइप्स ऑफ वर्क। तो बेटा देखो जरा, मैं तो सिंपल से एक छोटी सी बात ये जानता हूं कि अभी मैंने वर्क का जो फॉर्मूला लिखा था W इक्वल्स टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा, इसके ऊपर मैं 3 पार्ट बनाता हूं। यहाँ पे 3 टाइप का वर्क होता है बेटा, एक होता है पॉजिटिव वर्क, एक होता है नेगेटिव वर्क, एक होता है जीरो वर्क, ठीक है। कोई काम ही नहीं किया। देखो मैं समझाता हूं, अगर थीटा का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री हो, या फिर मैं बोलूं एक्यूट एंगल हो, एंगल मेरा कितना हो, एक्यूट, तो ये जो आएगा W
वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव आएगा, है ना। दूसरे वाले में यहां बोलूं अगर मेरा थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री हो या फिर मैं बोलूं ऑब्ट्यूज एंगल हो, तो ये जो वर्क डन आएगा ये आएगा नेगेटिव। 0 अगर मेरा थीटा का वैल्यू कितना हो 90 डिग्री हो, तो यहां से अभी फॉर्मूले से तो मेरे को ये दिख रहा है, फॉर्मूले से तो मेरे को क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेकर के समझाता हूं। देखो डायग्राम मेरे खराब है लेकिन समझने की कोशिश करना। बेटा ये वेट लिफ्टर है, ये वेट लिफ्टर है ना। इसने ये एक रॉड है पुशअप वाली रॉड, इसने इसको उठाया नीचे से, ऐसे उठाया और ये इसको ऊपर लेकर के चला गया, ऊपर लेकर के ऐसे इसने सीधा होल्ड कर लिया इस रोड को, ठीक है, समझो। तो इसका जो फोर्स ऑफ डायरेक्शन किधर है, एफ एक्सटर्नल बॉडी बिल्डर, ये लिखता हूं, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा, एफ बॉडी बिल्डर। इसने कैसे उठा रखा है, ऐसे, तो इसका जो डायरेक्शन है फोर्स का वो कहां है, ऊपर की तरफ है। और बेटा डिस्प्लेसमेंट भी देखो, एस जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो भी किधर हुआ है, इस तरफ हुआ है। तो जिधर को फोर्स लग रहा है उधर कोई डायरेक्शन है। बेटा मैं हमेशा यही तो कहता आया था कि अभी एग्जांपल में मैंने आपको यही तो समझाया था जब मैंने आपको बोला था कि एफ कॉस थीटा की जो डायरेक्शन है, एफ कॉस थीटा की जो डायरेक्शन है, ये बार बार मैं देखने जाता हूं कि कैमरा के अंदर प्रॉपर फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, ठीक। अच्छा देखो, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट में के में, तो मैं क्या बोलूंगा, वर्क डन मेरा कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक। इसी चीज को बताता हूं, देखो इसी चीज को बताता हूं, जैसे ये बॉडी बिल्डर वापस बना देते हैं अपने, क्या है इतना तो कर ही सकते हैं ये। अब एफ बॉडी बिल्डर तो लग रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स, धरती हर चीज को नीचे खींचती है, खींचती कि नहीं खींचती है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर की तरफ, तो इस बॉडी बिल्डर की वजह से जो वर्क डन हुआ वो तो हुआ पॉजिटिव, लेकिन अगर कोई मुझे यूं बोले कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन क्या होगा, तो देखो जरा, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी लग रहा है नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हुआ है बेटा ऊपर की तरफ एस। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल थीटा है वो कितना है, 180 डिग्री है। और बेटा यहां पर जैसे 180 रखूंगा तो -1 आ जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। जमी बात, अच्छे से आई समझ में ये बात। तो हाँ यहां पर बेटा ये जो एंगल थीटा है ना, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है, ठीक है। फोर्स और देखो कैसे, बॉडी को यहीं से तो लेके गए थे इस कांस्टेंट फोर्स के थीटा से, तो डायरेक्शन ये थी, ठीक। एंगल थीटा के फोर्स ऐसे लग रही है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ही तो एंगल है ये, ठीक है। चलो ऐसे एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं। मैं यूं बोलता हूं कि एक बॉडी के ऊपर, एक बॉडी जो है सर्कुलर पाथ के ऊपर रोटेट कर रही है ऐसे ऐसे कांस्टेंट फोर्स से, ठीक है। तो फोर्स जो टेंजेंशियल आएगा वो एफ ये लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और अंदर की तरफ मतलब हाँ सेंट्रीपिटल फोर्स मेरा अंदर की तरफ होगा। किसी भी टाइम पे जो डायरेक्शन आएगी एस वो ये आएगी, दोनों के बीच में एंगल मेरा कितना है, 90 डिग्री। तो वर्क डन ऑन ए सर्कुलर पाथ वो हमेशा कितना आएगा, W = 0 आएगा। आई बात समझ में, ठीक है। चलो ये एक एग्जांपल हुआ। सेकंड एग्जांपल लेता हूं, देखो डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, शायद आप लोगों को समझ में आ जाए। हाथ नहीं बनेगा भाई, अब एफ एक्सटर्नल बोल देता हूं ना। अब देखो एफ एक्सटर्नल इस स्प्रिंग को ऐसे खींच रहा है, कैसे खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है, तो फोर्स भी इधर लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो तो होगा पॉजिटिव। बेटा दूसरे डायग्राम में देखो, इसी की सेम, मैं आपको सेम एग्जांपल इसलिए लेकर के बता रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए बड़े आराम से। एफ एक्सटर्नल की डायरेक्शन ये, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये, तो बेटा जैसे ही एफ एक्सटर्नल लगाएंगे तो इस तरफ एक रीस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं जिसको, रीस्टोरिंग फोर्स, हिंदी वाले बच्चों के लिए प्रत्यानन बल है ना, या स्प्रिंग बल, तो उसकी डायरेक्शन होगी ये, इस वाले की डायरेक्शन होगी ये। डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, खींचेंगे तो एक्सपेंशन होगा ना, प्रसार होगा ना स्प्रिंग में, वो डायरेक्शन इधर, एस इधर, एफ रीस्टोरिंग इधर। तो वर्क डन बाय दिस इस फोर्स, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो इस फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऐसे ही मैं यूं बोल दूं कि एक कुली है, ठीक है, वो किसी
चीज को लेकर के जा रहा है, तो इसका जो फोर्स है वो तो ये लग रहा है, ये आगे आगे चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये, तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, तो वर्क डन बाई फोर्स 0। कह मत देना वरना मारेगा पकड़ के, ठीक है। पर फिर भी यहां पर तो मेरे को अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वर्क डन हो गया 0, ठीक। दूसरी चीज देखो, कोई पागल आदमी है इस दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहा है भयंकर वाली, है ना ये, पर दीवार कभी खिसकेगी क्या, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा, तो फिर कैसा वर्क डन। तो इस वाले केस में भी मेरा वर्क डन क्या होगा 0 होगा। तो बेटा कांस्टेंट फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है वो तो मैंने आपको दिया बता, ठीक है, कि F डॉट एस होगा, पॉजिटिव नेगेटिव सब मैंने आपको एग्जांपल से ये चीजें समझा दी है। अब देखो जरा वर्क डन बाई ए वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन क्या होगा। ये सब छोटी छोटी चीजें हमें समझ में आनी चाहिए बेटा, फिर एग्जांपल से हम इन चीजों को समझ कर लेंगे, पर अभी अपने को क्लियरिटी होनी चाहिए कि सर ये चीज ऐसे है। सबसे पहले मैंने आपको वर्क बताया, वर्क के बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ वर्क बताया, है ना। सबसे पहले वर्क और वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स बता दिया, फिर मैंने टाइप्स ऑफ वर्क बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। सुनना, पहले किताबी भाषा से बात करते हैं, किताबी भाषा से बात करते हैं। ये देखो कुछ इस तरीके से, यहां पर मैं यूं कह देता हूं कि ये ब्लॉक है m मास का, मुझे a पोजीशन से लेकर के b पोजीशन तक इसको पहुंचाना है m मास के। जाहिर सी बात है इसके ऊपर यहां पर कोई फोर्स लग रहा है, अभी लग रहा है, बाद में यहां पर अलग फोर्स लग रहा है, यहां पे अलग फोर्स लग रहा है, हर पॉइंट के ऊपर अलग अलग फोर्स लग रहा है ना। तो मैं क्या बोलता हूं कि सर ये यहां से यहां तक इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1। सिमिलरली बेटा यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2, y2, z2, यहां तक मुझे इसको लेके जाना है। तो इसमें एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूं और मैं यूं बोलता हूं कि जो एफ आर का मतलब ये बेटा एफ ऑफ एक्स आई कैप प्लस, यहां ना लिख करके थोड़ा साइड में लिख के आपको समझाता हूं, वेरिएबल फोर्स, हर जगह पर फोर्स बदल रही है, तो मैं यहां पर बोलता हूं ये जो एफ आर है, ये एफ आर का वैल्यू जो यहां लिख देता हूं, एफ आर इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आई कैप प्लस एफ ऑफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ठीक है। ऐसे ही जो आर होगा डी आर, स्मॉल डी आर बोल दो, आर बोल दो, क्या बोलेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक का, ठीक है। चलो सारी बातें कर लेते हैं अब अच्छे से। बेटा स्मॉल एलिमेंट मैंने डी आर ले लिया यहां पे, ठीक है। तो इसके ऊपर जो वर्क डन होगा इतने से छोटे से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन होगा वो कितना होगा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ आर डॉट डी आर, ऐसे लिखूंगा मैं, वेक्टर क्वांटिटीज है ना, लिखा जाएगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे को नेट वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन W, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, क्योंकि dr को हटाने के लिए इंटीग्रेट करते हैं। अच्छी बात, लिमिट कहां से लगानी पड़ेगी, a से b तक, fr डॉट dr। तो ये जो वर्क डन आएगा ये वेरिएबल फोर्स की वजह से आएगा। देखो मैं समझाता हूं, अब इस पूरी चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है सर। आप तो इस वैल्यूज रख दो, इनकी वैल्यूज जैसे ही मैं रखूंगा बेटा f और dr की, ठीक है, इसको डी आर बोल दो, स्मॉल एलिमेंट एक्स आई कैप, रैंडमली कहीं पे भी रखता हूं वैल्यूज, ठीक। तो फिर इस सब जगह डी एक्स डी वाई डी जेड हो जाएगा, है ना, छोटा है तो इसको मिटा दूं, इसको यहां से मिटा देता हूं, ऊपर रखता हूं वैल्यूज को। देखो जरा फिर यहां पर मैं बोलूंगा नेट वर्क डन जो आएगा वो क्या आएगा, ए से बी एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। आई बात समझ में, ऐसे लिखेंगे बेटा, दोनों को अलग अलग करेंगे तो ए से बी के कोऑर्डिनेट्स, अब मैं सीधा लिख देता हूं, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स की सिस्टम में बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखो यहां पर ए की जगह पे क्या लिख दूं, कहां से जा रहा है, x1 y1 z1, b कहां से कहां तक जा रहा है, x2 y2 z2, ठीक है। तो जो नेट वर्क डन निकल के आएगा w, वो कितना आएगा, x1 से x2 fx dx प्लस
y1 से y2 fy dy प्लस z1 से z2 fz dz, ये मेरा नेट फोर्स आ गया। ठीक है, क्लियरिटी आई, समझ में आया? बेटा ये थ्योरी चल रही है अभी तक अपनी क्या चल रही है? थ्योरी चल रही है। अभी हम क्वेश्चंस लेंगे, थोड़ी देर के बाद हम क्वेश्चंस लेंगे तो आपको उससे ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी आएगी। अभी ले लें क्वेश्चंस, चलो अभी करते हैं क्वेश्चंस, करते हैं कुछ, फिर आपको आई होप चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। एक और छोटी सी चीज बता ही देता हूँ, ग्राफ वाली चीज। ठीक है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के ऊपर क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको मैं नेक्स्ट अच्छी चीज बताता हूँ। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? देखो जरा यहाँ पे पहला क्वेश्चन करते हैं। सपोज कोई ब्लॉक है जिसका मास है 2 kg ले लो, है ना? उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है टक टक टड़क 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 टक 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 4j कैप 3x i कैप 4y j कैप, ये फोर्स लग रहा है ना? और ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 1,1,1 से कहाँ लेके जा रहे हैं? बी पॉइंट पर उस ब्लॉक को। एक ब्लॉक है जिसका मास m है, उसके ऊपर फोर्स जो लग रहा है ये वेरिएबल फोर्स हो गया x और y डायरेक्शन में। इसको हम लेकर के जा रहे हैं कहाँ तक? 2,3,4 तक। ठीक है, तो नेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हमें निकालना है। तो बेटा देखो W मैंने अभी लिखा था, मैंने क्या लिखा था? 1 से 2 fx dx, तो क्या बोलेंगे? 3x dx प्लस, बेटा ध्यान से देख लेना क्या बोलेंगे, आगे क्या लेके चल रहे हैं, किस पॉइंट के ऊपर? z तो इसमें है ही नहीं, z नहीं है तो z की बात भी नहीं करेंगे। 1 से 3 fy कितना है? 4y dy, नेट वर्क डन। अच्छा ये चीज हमें सॉल्व करनी आती है, कैसे? w इक्वल्स टू 3 बेटा बाहर आ जाएगा x² 2 1 से 2 प्लस 4 मेरा बाहर आ जाएगा, सीधा क्या आएगा ये? y² 2 1 से 3 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना? 3/2 को बाहर ले लो, अपर लिमिट कितनी है? 4, 2 2 जा 4 माइनस 1 प्लस 4, ये कट जाएगा 2 से, कट जाएगा 2 से। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? गड़बड़ कर दिया ना? कर ही रहे, लो ठीक है। वैसे भी तो काट तो सकते ही हैं क्योंकि ये लिमिट्स हैं, कोई गड़बड़ नहीं है। 2 सीधा 3/2 सही है, 2 2 जा 4 माइनस 1, इसका स्क्वायर थोड़ी है, ये तो लिमिट लग रही है। प्लस कितना बोलेंगे? 2 मल्टीप्लाई में 3 3 जा 9 9 3 जा 27 माइनस 1 रखेंगे ना, 1 का स्क्वायर। बेटा ऐसे तो करेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इस वाले को, पूरे पार्ट को तो सॉल्व कर ही लेते हैं ना। 3/2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 27 माइनस 1, तो कितना आएगा? 9/2 प्लस 2 इंटू 26। अब इसको आप सॉल्व कर लो, आंसर आ गया जूल। क्या आएगा? जूल। एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूं आपको वेरिएबल फोर्स के ऊपर, ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी आए। ये समझ में आया बेटा कैसे अप्लाई करना है ना? ठीक, अगर ये चीज हमारे को अच्छे से क्लियर हो गई है तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सपोज कोई रिलेशन है, लिखना क्या है? x इक्वल्स टू t³/3, पार्टिकल है, इसके अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। ठीक, पार्टिकल है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, और जो मास है पार्टिकल का वो 2 kg है। कोई दिक्कत नहीं है, जो मास है वो पार्टिकल का कितना है? 2 kg है। क्लियरिटी आई? तो फर्स्ट 2 सेकंड के अंदर, फर्स्ट 2 सेकंड में कितना वर्क डन करेगा? फर्स्ट 2 सेकंड के अंदर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स अप्लाइड हो रहा है, वो उसकी वजह से फर्स्ट 2 सेकंड में नेट वर्क डन जो आएगा बेटा वो कितना आएगा, ये मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन की अप्रोच क्या होनी चाहिए? सबसे पहले मुझे क्या समझ में आना चाहिए? सर जो W होता है वो F.dx होता है, dW। नेट W आएगा, ये आएगा। पहली बात तो ये बेटा, मैं फोर्स को कैसे लिख सकता हूं? मेरे दिमाग में आएगा m इंटू, कैसे लिख सकता हूं फोर्स को?
m इंटू ए इंटू डी एक्स। जो 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 बच्चा सोचता है मैं उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये कर लिया, बच्चे ने m बाहर लिख दिया, अंदर आ गया a dx। सर अब मेरे को किसी भी तरीके से a का वैल्यू मिल जाए मेरा काम हो जाएगा। a का वैल्यू मेरे को यहाँ से मिलेगा, a का वैल्यू इसको क्या करो, एक बार डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, v आएगा। ठीक, लिमिट सर फर्स्ट सेकंड बोला है तो 0, फर्स्ट 2 सेकंड बोला है तो 0 से 2, टाइम मेरे को कितना बोला है 0 से 2। ये लिमिट किसकी लग रही है, टाइम की, t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 2 तक, ध्यान रखना। अच्छा यहाँ पर टाइम है, यहाँ पे dx है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना, वेरिएबल अलग है। चलो सबसे पहले मैं क्या बात कर रहा हूँ, dx बाय dt करूंगा, dx बाय dt करूंगा तो बेटा कितना आएगा, ये 3t² बाय 3, यानी सर मेरे को t² मिल गया dx बाई dt की। सर यहाँ से मैं dx की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे को मिलेगा t² dt। अच्छी बात, पर मुझको क्या ये चाहिए था, नहीं मुझको a चाहिए, तो बेटा मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा, मेरे को क्या चाहिए dv बाई dt, एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा 2t मिल जाएगा। ये इसको करेंगे ना एक बार और डिफरेंशिएट तो मेरे को कितना मिलेगा 2t। सर मुझको a मिल गया, a का वैल्यू मिल गया कितना, m t इक्वल्स टू 0 t इक्वल्स टू 2, a का वैल्यू मिला मेरे को 2t, और सर देखो dx का वैल्यू मैंने निकाला हुआ है t² इंटू dt। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, यहीं से यही स्टेप हमारे काम के सीखने वाले। ठीक, अब देखो टाइम और वेरिएबल, लिमिट और वेरिएबल सेम है। अब हमारा सवाल हो गया, अब हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, अब हमारा सवाल हो गया, अब हमको कोई दिक्कत नहीं है, अब तो सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। अब तो बेटा क्या है, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। देखो कैसे, वहां से मैं बोलूंगा w इक्वल्स टू 0 से 2, m कितना था 2 और 2 t³ dt हो गया है ना, तो ये 2 और ये 2 दोनों मिलकर के क्या हो गए 4, 0 से 2 t³ dt, ये आ जाएगा 4, 0 से 2, लिमिट लगा दें t4 बाय 4, 0 से 2 है ना, 4 से 4 कैंसिल, और 2 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16 जूल, 2 2 जा 4, 4 2 जा 18, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। आया, समझ में आया। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे किसके, वेरिएबल फोर्स के। ठीक है, ठीक, देखो एक चीज और बताता हूं आपको, मिटा दूं इसको, ऐसे ही एक और देखो, एरिया अंडर द कर्व वाले क्वेश्चंस आते हैं। बेटा अगर मैं यूं बोलूं कि कोई पार्टिकल है, कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, और एक ग्राफ दे रखा है मेरे को फोर्स और ए के बीच में, दोनों में से किसी की चीज में दे दिया जाए, और इधर मेरे को क्या दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे क्या पता है बेटा यहां से यहां तक नेट वर्क डन क्या होगा। तो नेट वर्क डन बेटा देखो, वर्क डन क्या होता है F इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है। फोर्स को मैं और क्या लिख सकता हूं, M इंटू ए डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा इसके बीच का जो एरिया आएगा, टोटल एरिया अंडर दिस कर्व, ये किसकी वैल्यू देगा, एरिया अंडर दिस कर्व, एरिया अंडर द कर्व क्या देगा, वर्क डन देगा। क्या देगा, मुझे क्या प्रोवाइड कराएगा, वर्क डन, यानी वर्क डन की वैल्यू देगा मेरे को। आया, समझ में आया। एक दो क्वेश्चन करते हैं जिससे शायद हो सकता है आपकी क्लियरिटी अच्छे से समझ में आपको आ जाए। देखो मैं इसको मिटाता हूं सारे को, फिर आपको समझाता हूं। ठीक है, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन कराता हूं, फिर आपको अच्छे से क्लियरिटी आएगी कि सर कहना क्या चाह रहे हैं। दो क्वेश्चन लेता हूं पैरेलल, है ना। चलो पहला ऐसे कुछ ले लो, ये ले लो। ठीक, एक चीज और कि सर अगर ये चीज ऐसे दे दी जाए, ऐसे दे दी जाए, ये मेरा f है, ये मेरा dx है, तो नेट वर्क डन क्या होगा w। अब w क्या है, स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपल, तो ये क्या बोलेंगे प्लस a माइनस a, a1 a2, तो क्या बोलेंगे a1 माइनस a2, ये आ गया। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है ना, जैसे वैसे रख देंगे। तो देखो जरा, ले लूंगा, चलो उसके ऊपर क्वेश्चन ले लूंगा। यहाँ पे जो फोर्स एक्सेलरेशन है वो कितना है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है वो 2 kg है, और डिस्प्लेसमेंट 0, 4
0.046, ठीक है। 0 से 6 सेकंड के बीच में कितना वर्क डन हुआ ये कैलकुलेट करना है। तो भाई सिंपल सी बात, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व लो, हाफ बेस एरिया, एरिया कितना आएगा एरिया अंडर द कर्व, इसका देखूंगा तो कितना आएगा, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड हाइट, यही तो होगा वर्क डन। ये क्या है, एक्सेलरेशन है ना ये। तो एक्सेलरेशन को मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, ये एरिया जो आएगा ये किसकी वैल्यू आएगा, a इंटू एस, तो इसको मैं m से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो m कितना है 2, a इंटू एस का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से 1/2, बेस कितना है 6, हाइट कितनी है 4, काटापीटी कर दो आंसर आ जाएगा 2 2, तो ये कितना आ जाएगा 6 2 12 12 24 24 जूल, 24 जूल। ऐसे ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं, अब की बार फोर्स ले लेते हैं, ठीक है। कोई पार्टिकल है, ये चल रहा है यहां से ऐसे ले लो, 3 तक ही ले लो यार, ज्यादा आगे क्यों बढ़ा रहे हैं इस चीज को, ठीक है, यहां तक ले लो, इधर तक, फिर बढ़ी गया आगे इतना, ठीक है। ये यहां पर ये कितना न्यूटन है 10 न्यूटन, इधर नेगेटिव में भी कितना है 10, इधर ले लो 5 न्यूटन, ठीक। डिस्प्लेसमेंट 0 2 4 6 8, ठीक, ये आ रहा है इन मीटर्स। नेट वर्क डन बताओ, नेट वर्क डन बताओ बेटा। तो मैं वापस से जो वर्क डन की बात करूंगा, नेट वर्क डन की यहां पे जो मैं बात करूंगा, अब देखो इसके अंदर तो मास से मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ा था क्योंकि मेरे को सिंपल एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, यहां पर मेरे को डायरेक्ट फोर्स दे रखी है। तो वर्क डन जो आएगा, वर्क डन कितना होगा, एरिया अंडर एफ और एस। तो पहले ये वाला एरिया निकाल लेते हैं, इस वाले एरिया, ये कितना है, रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा 10 इंटू 2, पॉजिटिव है, मैं इसको A1 बोलूं, इसको मैं A2 बोलूं, इसको मैं A3 बोलूं। तो बेटा मैं सिंपल इसका एरिया क्या लिखूंगा, A1, नीचे वाला नेगेटिव है -A2 प्लस A3। A1 का वैल्यू कितना आएगा बोलो, बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल है ना, तो 10 इंटू 2 माइनस ये भी कितना है 10 इंटू 2, 6 माइनस 4 2 आएगा, 10 इंटू 2, ठीक है, प्लस A3 की वैल्यू की अगर मैं बात करूंगा, A3 की वैल्यू की, तो A3 का वैल्यू कितना है 5 8 माइनस 6, ये तो खत्म हो गया बेटा। ये कितना आएगा 5 इंटू 2 यानी कि 10 जूल। नेट वर्क डन जो मेरा कितना आया वो 10 जूल आया। क्लैरिटी आई। एक और चीज देखो, एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको, चीजों में थोड़ा सा और समझ में आएगा आपको, सारी चीजें बताते चलता हूँ, मिटा दो ना इसको, ठीक है। एक और चीज देखो, ये सब अगर आपको समझ में आ गया है तो ये कुछ एक एक दो क्वेश्चंस मैं आपको कराता हुआ चल रहा हूँ ताकि आपको हर वैरायटी के क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएं, ठीक है ना, आपको यूं नहीं लगे कि सर ने हमें बताया नहीं। देखो जरा यहाँ पे अभी बताता हूँ, देखो स्प्रिंग वर्क डन बाई ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से भी एक वो क्वेश्चन करते हैं, वहां पर हमने वो किया था ना, वो चेन वाला, कुछ इस तरीके का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। 1/nth पार्ट इसका लटक रहा है, तो इस पूरे पार्ट को L लेंथ की चेन है, मास m है, तो इस 1/nth पार्ट को खींचने में वर्क डन क्या लगेगा वो कैलकुलेट करना है, करें, ठीक है बेटा। एक बात करते हैं कि ये वाला पार्ट जो है ये कितना है L/n है, तो मुझे एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट कितना करना है 0 से L/n का। तो वेरिएबल फोर्स के ऊपर मैं क्या बोल सकता हूं कि सर वर्क डन होगा वो होगा 0 से L/n पार्ट का। ये तो मेरे को क्लियरिटी आ गई, चलो ठीक है। फोर्स इस वाले पार्ट का मास जो होगा मैं बोलूंगा फोर्स नीचे लग रहा है m1g, ठीक है m1g। डिस्प्लेसमेंट सर छोटा सा y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट लेंगे उसको मैं बोल देता हूं dy, बिल्कुल बोल दो बेटा dy, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोला जा सकता है। तो यार बेटा एक बात बताओ, इस वाले मास का, इधर वाले का जो मास है इसका वैल्यू क्या होगा,
तो मैं क्या बोलूंगा, L लेंथ है तो M मास है, पर यूनिट लेंथ का जो होगा पूरी इस लेंथ को क्या बोल दूं, इसको y लेंथ बोल देता हूं, तो पर यूनिट लेंथ का कितना होगा, M/L होगा। तो बेटा y लेंथ का जो मास होगा ये यहां से लेके यहां तक की जो y लेंथ है इसका मास कितना होगा, M/L इंटू y। आया, समझ में आया। तो ये वैल्यू किसकी है, m1 की है। ये वैल्यू यहां पर पुट कर दूं, w इक्वल्स टू 0 से L/n m/L इंटू y/g/dy। ठीक है, यही तो होगा dy। m/L ले लो बाहर, g को भी ले लो बाहर, 0 से L/n y/dy। क्लियरिटी आई। बेटा एक काम करते हैं, अब यहां से मेरे को साफ दिख रहा है m/L g इंटू ये कितना होएगा y²/2 0 से L/n। L/n की वैल्यू रखो, m/L g L²/n² अपॉन 2 माइनस 0²/2 ये आएगा। इसको थोड़ा रंग से देखेंगे तो यहां से कितना आएगा बाहर, m, कहीं कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, कहीं पर कुछ गड़बड़ नहीं किया, ठीक है भाई, नहीं किया तो क्या बोलेंगे, m/L g इंटू L² अपॉन 2n²। एक L से L कट जाएगा तो बेटा जो इसका आंसर आएगा W वो आएगा mgl अपॉन 2n²। इतना वर्क डन लगेगा, देखो इतना वर्क डन लगेगा। ये भी एक अच्छा एग्जांपल था चेन वाला। अब ये स्टैंडर्ड हो गया। अब वो कोई मेरे को यूं बोल दे कि भाई 1/4 लटक रही है, तो 1/4 यानी n का वैल्यू 4 हो गया। 1/3 लटक रही है तो n का वैल्यू 3 हो गया। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा, मेरे को डायरेक्ट आंसर आएगा। मैं डायरेक्ट वैल्यू, तो बेटा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। पिछला तो अब तक हमने पढ़ लिया था, चेन वाली प्रॉब्लम कर ली थी। अब वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग बल की वजह से किया गया कार्य। ठीक है, ये चीज हम करने जा रहे हैं। तो देखो एक मिनट फोकस सेट देख लेता हूँ, सब ओके है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आपको। ठीक है देखो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स की अगर मैं बात करूं बेटा, तो देखो जैसे स्प्रिंग फोर्स है, समझना मेरी बात को, इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स यहां से खींच रहा है, F एक्सटर्नल। अब मुझे ये पता है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो K होता है ना। स्प्रिंग फोर्स जो होगा F स्प्रिंग जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स लग कहाँ रहा है, Fs तो लग रहा है इस डायरेक्शन में और x हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x होगा। ऐसे ही Fs इक्वल्स टू माइनस का kx। बेटा ये जो है इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग नियतांक। मैं आप लोगों को पढ़ा भी चुका हूँ, NLM के अंदर प्रॉब्लम्स भी करा चुका हूँ। इसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक, इस k की वैल्यू जो होती है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग और नेचर ऑफ स्प्रिंग के ऊपर। कि भाई k किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, कि लेंथ ऑफ स्प्रिंग और नेचर ऑफ स्प्रिंग के ऊपर, कि नेचर ऑफ स्प्रिंग, मटेरियल जो यूज होता है स्प्रिंग में वो किस चीज का है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। आया, चलो तो अब इसके अंदर वर्क डन कैलकुलेट करते हैं हम। ये चीज तो हमने कैलकुलेट कर ली, वर्क डन निकालते हैं। तो बेटा मेरे को जो फोर्स मिल गया वो ये मिला। k का वैल्यू और देख लेते हैं, k को क्या बोलेंगे, न्यूटन पर मीटर, ये इसकी यूनिट्स हो जाती हैं। डायमेंशन की अगर मैं बात करूं, एक मिनट रुक जाओ, बाद में निकाल लेंगे, पहले डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, mlt-2 अपॉन का m, खत्म। ये कितना आएगा, mt-2, ये इसकी यूनिट डायमेंशन आ गई। ठीक है ना, यही होती है ना mlt-2, यही होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। सही है, बिल्कुल सब सही है, सब बिल्कुल सब सही है। ठीक है बेटा, ये लिख लिया। वर्क डन देखते हैं बेटा, वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। मैं यूं बोलूं, स्प्रिंग लेंथ पहले x1 से x2 तक खींचने में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, x1 से x2 तक। तो मैं क्या बोलूंगा, F ऑफ स्प्रिंग इनटू dx बोला जाएगा। और बेटा स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, यहाँ पर रख दूंगा, तो W जो आएगा वो कितना आएगा, x1 से x2 और लिखा जाएगा माइनस का kx dx। ये वर्क डन बाय स्प्रिंग बोल रहा हूँ बेटा, है ना, वर्क डन बाय स्प्रिंग। तो WS ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि स्प्रिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से नेगेटिव वर्क डन होता है। तो देखो आ भी रहा है, माइनस का k x²/2 x1 से x2। तो ये जो वर्क डन आया बेटा, ये आया है माइनस का k/2
x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। तो ये तो आया है वर्क डन बाय स्प्रिंग, कि भाई स्प्रिंग कितना काम करेगी। ठीक है, वहीं अगर कोई मुझसे ये पूछ ले कि सर वर्क डन बाय फोर्स क्या होगा, देखो मैंने मिटा दिया, वर्क डन बाय फोर्स की मैं बात करूंगा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा था, फोर्स भी इधर लग रहा था, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स की अगर मैं बात करूंगा तो वो कितना आएगा, यही आएगा लेकिन पॉजिटिव आएगा, 1/2 के पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा। ये कितना आएगा, x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। जमी बात, हमें चीजें समझ में आ गई। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी चीज के अंदर। छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं एक। देखो छोटा सा क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, एक हल्का सा, कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो K का वैल्यू है वो 800 नैनो न्यूटन पर मीटर दे रखा है। ठीक है, स्प्रिंग को 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक खींचने में कितना वर्क डन होगा, पहला पार्ट। ठीक है, और सेकंड पार्ट 5 से, ये आप लोगों को करना है, 5 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक खींचने में इसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। मैं पहला वाला करके बताता हूँ, सेकंड आपके लिए होमवर्क है। भाई वर्क डन बाय स्प्रिंग बोलूँ, एक्सटर्नल फोर्स पूछ लेते हैं, तो वर्क डन कितना आएगा, 1/2 इंटू 800, सीधा सीधा अपने को फॉर्मूला याद है, x2 का स्क्वायर कितना है भाई, 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, इंटू, देखो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, 10 इंटू, बड़ी अच्छी बात देखो यहाँ पर देखने को मिल रही है, सेंटीमीटर में दे रखा है अपने को वहाँ पे, तो क्या बोलेंगे, 10 इंटू 10 की पावर -2 पूरे का स्क्वायर, 5 इंटू 10 की पावर -2 पूरे का स्क्वायर। सर सिंपल हो गया, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया, रात हो रखी है, कुत्ते भौंक रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, सेकंड वाला बेटा बिल्कुल ही सिंपल है, सेकंड वाला आप लोग करें, सेकंड वाला आप लोग करें। चलो नेक्स्ट चीज बेटा, नेक्स्ट हेडिंग डालो, कंजर्वेटिव फील्ड, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, इनमें क्या फर्क होता है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, संरक्षी और असंरक्षी क्षेत्र। कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फोर्सेस लगती है बेटा, मुद्दे की बातें मैं आपको समझाऊंगा। संरक्षित क्षेत्र या फिर कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर जो नेट वर्क डन होता है, नेट वर्क डन, या फिर मैं यूं बोलूं वर्क डन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। उसको कोई मतलब नहीं है किस पाथ से वो जा रहा है, समझना इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अंदर कौन सी कंजर्वेटिव फोर्सेस लगती हैं, इसके अंदर कौन सी लगती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, संरक्षिबल और असंरक्षिबल। समझा देता हूं पहले, संरक्षिबल कौन कौन से, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, बात आई समझ में, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये सब किसके एग्जांपल है, दोनों ये किसके हैं, संरक्षिबल के। असंरक्षित की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा फ्रिक्शन हो गया, एयर रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये कैसे एग्जांपल्स हैं, ये हैं हमारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के। तो देखो यहाँ पर कौन सी फोर्सेस काम करेंगी, कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैंने क्या बोला कि इस वाले केस के अंदर वर्क डन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन पाथ, पॉइंट्स, नॉट पाथ, पॉइंट्स। कौन से पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट। कोई मतलब नहीं है कौन से रास्ते से जा रहा है बेटा, ये ऐसे जा रहा है तो भी W1, मान लो ये ऐसे जा रहा है तो W2, मान लो ये ऐसे जाएगा W3। तो इस केस के अंदर क्या कहना चाहता है कि W1 की जो भी वैल्यू आएगी वो W2 के इक्वल आएगी, W3 के इक्वल आएगी। जबकि इस वाले पार्ट में ऐसा होता है कि जो वर्क डन होता है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। W वर्क डन किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, डिपेंड ऑन पाथ, कि किस पाथ से वो जा रहा है। ठीक है, मान लो ये W1 है, ये W2 है, A और B के बीच में ये W2 है, ये W3 है। तो यहाँ पर मैं नहीं कह सकता कि W1 इक्वल्स टू W2 इक्वल्स टू W3, बिल्कुल भी नहीं कह सकता। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, ये सब अलग अलग है। अब बेटा अगर ये तीनों एक हैं तो मैं क्या बोलूँगा, मैं A से B जाऊँ तो देखो जो वर्क डन आएगा वो ये आएगा पूरा इसके नीचे का, तो
तो डब्ल्यू ए बी ये आएगा। ठीक, मैं बी से ए आऊं तो भी वर्क डन क्योंकि पाथ के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रहा है, आना तो ये चाहिए। मैं क्या बोलूंगा, ए से बी इक्वल्स टू डब्ल्यू, बी से ए। लेकिन हाँ, ए से बी जा रहा हूं तो पॉजिटिव वर्क हो रहा है, बी से ए आ रहा हूं तो देखो ये नीचे से कम हो रहा है, नेगेटिव वर्क डन। तो मैं क्या बोलूंगा, नेट वर्क डन दोनों मेरे कैसे हैं, इक्वल ही हैं। तो एफ नेट की बात करूंगा तो डब्ल्यू ए बी माइनस डब्ल्यू बी ए, क्लोज लूप की बात करूंगा तो क्लोज लूप में जो नेट वर्क डन हो जाएगा, ऐसे जाना और ऐसे आना, ये कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और वर्क डन इस वाले केस के अंदर ये पाथ के नीचे डिपेंड नहीं कर रहा है। मैंने बोला ना ये एरिया आ रहा है, इसके नीचे ये एरिया आ रहा है, लेकिन ये पाथ के ऊपर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है, ये तो सिंपल इसके और इस पॉइंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक, लेकिन इसके एवज में यहां पर मैं देखूं तो देखो ये वाला एरिया मेरा ज्यादा है, ये वाला मेरा एरिया कम है। तो मैं ए से बी और बी से ए में देखूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, W1 माइनस ए टू बी माइनस बी टू ए जो है वो 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। मेन मुद्दा जो था हमारे समझने का वो यही था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड हमेशा क्लोज लूप में 0 होता है और इसके अंदर नॉन जीरो होता है। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। आया समझ में? चलो अच्छी बात, अगर आ गया तो इसको नोट डाउन कर लो।